हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैंने टॉप 20 जनरल साइंस यानी कि सामान्य विज्ञान के क्वेश्चन लिए हैं और देखिए सभी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं आपके आने वाले एग्जामों के लिए। तो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखते रहिएगा। फ्रेंड्स, मैं हमेशा इस चैनल पे जीके, जीएस, जनरल अवेयरनेस और मंथली करंट अफेयर की वीडियोज़ भी अपलोड करता रहता हूँ। उसके लिए चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि जब भी हम कोई अगली वीडियो अपलोड करें उसका अपडेट सबसे पहले आपको मिले। और देखिए वीडियो के लास्ट में क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा, उसका आंसर आपको हमें कमेंट में देना होगा, तो बने रहिएगा आप हमारे साथ। और इन सभी क्वेश्चंस का अगर आपको पीडीएफ प्राप्त करना है तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे रखा है, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन है, हाथ से गैस का रासायनिक फार्मूला क्या है? तो हाथ से गैस का रासायनिक फार्मूला क्या है? N2O, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसे इस प्रकार लिखा जाता है N2O। देखिए, हाथ से गैस को लाफिंग गैस भी कहा जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। हाथ से गैस को लाफिंग गैस कहा जाता है, ठीक है। तो दो क्वेश्चन याद रखना है आपको। हाथ से गैस का रासायनिक फार्मूला है N2O और इसे लाफिंग गैस भी कहा जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तत्वों में किसका गलनांक सबसे कम होता है? तो तत्वों में किसका गलनांक सबसे कम होता है? वो होता है हीलियम का, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करें यहाँ पे हीलियम की, हीलियम को He से डिनोट किया जाता है, ठीक है। इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है, परमाणु संख्या कितना होता है? वो होता है 2। और परमाणु भार कितना होता है? परमाणु भार होता है 4, ये इंपॉर्टेंट है। इसका गलनांक कितना होता है? -272.2 डिग्री सेल्सियस, यानी कि 272.2 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। जब कार्बन डाइऑक्साइड को चूने के पानी में प्रवाहित किया जाता है तो क्या बनता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड को चूने के पानी में प्रवाहित किया जाता है तो क्या बनता है? क्या बनता है? कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोडियम कार्बोनेट का सामान्य नाम क्या है? तो सोडियम कार्बोनेट का सामान्य नाम क्या है? वाशिंग सोडा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। सोडियम कार्बोनेट का सामान्य नाम क्या है? वाशिंग सोडा। और सोडियम कार्बोनेट है क्या? सोडियम कार्बोनेट एक अकार्बनिक, ठीक है, अकार्बनिक यौगिक है। इसका रासायनिक सूत्र होता है Na2CO3, ठीक है। सोडियम कार्बनिक एक अकार्बनिक यौगिक है, इसका रासायनिक सूत्र होता है Na2CO3। बात करें यहाँ पे बेकिंग सोडा की, बेकिंग सोडा जो कि एक कार्बनिक यौगिक है और इसका रासायनिक सूत्र होता है NaHCO3, ठीक है। इसे सोडियम बाइकार्बोनेट भी बोला जाता है, बेकिंग सोडा को, ठीक है। तो बात करें यहाँ पे सोडियम कार्बोनेट को, तो सोडियम कार्बोनेट को वाशिंग सोडा और सोडियम बाइकार्बोनेट को वाशिंग सोडा। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेड संचायक बैटरी में कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन है सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और एसिटिक अम्ल। तो लेड संचायक बैटरी में कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है? कौन सा अम्ल? सल्फ्यूरिक अम्ल। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करें यहाँ पे सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? H2SO4, ठीक है, H2SO4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। विरंजक पाउडर को तैयार करने में प्रयुक्त होने वाली गैस कौन सी है? तो विरंजक पाउडर को तैयार करने में प्रयुक्त होने वाली गैस कौन सी है? वो है क्लोरीन, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। विरंजक पाउडर को ब्लीचिंग पाउडर भी कहा जाता है, ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। विरंजक पाउडर को ब्लीचिंग पाउडर भी कहा जाता है और इसका रासायनिक नाम क्या होता है? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ठीक है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। विरंजक पाउडर का उपयोग कहाँ पे होता है? इसका उपयोग किया जाता है वस्त्र व कागज उद्योग में विरंजक के रूप में और पेयजल को शुद्ध करने में भी इसका प्रयोग किया जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सीमेंट का रासायनिक संयोजन करता है, तो सीमेंट का रासायनिक संयोजन करता है, कौन करता है? देखिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चूना, पत्थर और मिट्टी और जिप्सम, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चूना, पत्थर, मिट्टी और जिप्सम, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोटेशियम नाइट्रेट का उपयोग व्यावसायिक रूप से किस उद्योग में किया जाता है? तो पोटेशियम नाइट्रेट का उपयोग व्यावसायिक रूप में किस उद्योग में किया जाता है? पटाखों के निर्माण में, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करें मैं पोटेशियम नाइट्रेट की, इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? इसका रासायनिक सूत्र होता है KNO3, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
क्वेश्चन है जो कि एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, सूखी बर्फ़ या ड्राई आइस क्या है? बहुत बार ये एग्जाम में पूछा गया है। तो सूखी बर्फ़ या ड्राई आइस क्या है? ऑप्शन है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड या फिर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और ठोस जल। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। सूखी बर्फ़ या फिर ड्राई आइस क्या है? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह सूक्ष्माणु है जिसके पास कोई विद्युत आवेश नहीं होता है। तो ऑप्शन है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और सभी। तो कौन सा इसमें सूक्ष्माणु है जिसके पास कोई विद्युत आवेश नहीं होता है? वो है न्यूट्रॉन। आपको मैंने पहले भी बहुत सारी वीडियो में बता चुका हूँ मैं, न्यूट्रॉन होता है उदासीन। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करें यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की, इलेक्ट्रॉन का मैंने आपको बताया है, इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित होता है जबकि प्रोटॉन होता है धनावेशित होता है, और न्यूट्रॉन जो होता है वो उदासीन होता है, इस पर कोई आवेश नहीं होता है। ठीक है, बात करें यहाँ पे न्यूट्रॉन की, न्यूट्रॉन की खोज किसने करा था? तो न्यूट्रॉन की खोज करा था जेम्स चैडविक ने। ठीक है, जैसा कि आप सुन पा रहे हैं, जेम्स चैडविक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु के नाभिक के घटक क्या हैं? तो परमाणु के नाभिक के घटक क्या हैं? वो है ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन। ठीक है, परमाणु के नाभिक के घटक क्या है? प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन। अभी मैंने आपको बताया प्रोटॉन धनावेशित होता है जबकि न्यूट्रॉन जो होता है ये उदासीन होता है, और इलेक्ट्रॉन जो होता है वो ऋणावेशित होता है। तो तीनों ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारी पानी या फिर भारी जल, इसे गुरु जल भी कहा जाता है। ठीक है, इसका रासायनिक संगठन क्या होता है, यानी कि रासायनिक सूत्र इसका क्या होता है, ये पूछा गया है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, D2O। ठीक है, इसे इस प्रकार लिखा जाता है D2O। ठीक है, इसे इसका रासायनिक नाम क्या होता है? ड्यूटेरियम ऑक्साइड। ठीक है, भारी जल को ड्यूटेरियम ऑक्साइड कहा जाता है, जिसे D2O इसका, जो कि D2O इसका रासायनिक सूत्र है। ये इंपॉर्टेंट है, इसे गुरु जल भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक परमाणु द्रव्यमान संख्या को कैसे निर्धारित किया जाता है? तो एक परमाणु द्रव्यमान संख्या को कैसे निर्धारित किया जाता है? ऑप्शन है कुल प्रोटॉनों की संख्या द्वारा, कुल न्यूट्रॉनों की संख्या द्वारा, या फिर कुल प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉनों को जोड़कर। चौथा ऑप्शन है कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या द्वारा। देखिए आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा, A=P+N, जहाँ A है द्रव्यमान संख्या और P है प्रोटॉनों की संख्या और N है न्यूट्रॉनों की संख्या। तो यहाँ पे दोनों योग किया जा रहा है। ठीक है, प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों का योग किया जा रहा है, तब जाके आपको द्रव्यमान संख्या मिल रही है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, कुल प्रोटॉनों तथा न्यूट्रॉनों की संख्या को जोड़कर। ठीक है, तो किसी भी जो परमाणु दिया हुआ है, एक परमाणु द्रव्यमान संख्या को कैसे निर्धारित किया जाता है? तो परमाणु संख्या न्यूट्रॉनों और प्रोटॉनों के योग होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। वायु में किस अक्रिय गैस का अनुपात सबसे अधिक होता है? तो वायु में किस गैस का अनुपात सबसे अधिक होता है? वो होता है आर्गन। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए अक्रिय गैसें, इसके अलावा आर्गन के अलावा और कौन कौन सी हैं? वो है हीलियम, सुनते रहिएगा आप, आर्गन के अलावा हीलियम, नियान, ठीक है, क्रिप्टॉन, यहाँ पे जेनान और रेडान। ठीक है, तो वायु में किस अक्रिय गैस का अनुपात सबसे अधिक होता है? वो होता है आर्गन का। ठीक है, अक्रिय गैस को उत्कृष्ट गैस भी कहा जाता है, एक इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अक्रिय गैस को उत्कृष्ट गैस भी कहा जाता है। और पूछा जाता है कि अक्रिय गैसों को आवर्त सारणी में कौन से समूह में रखा गया है? तो इन्हें आवर्त सारणी में 18वें समूह में रखा गया है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, अक्रिय गैसों को आवर्त सारणी में कौन से समूह में रखा गया है? 18वें समूह में रखा गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी धातु सबसे अधिक भारी है? तो निम्न में से कौन सी धातु सबसे अधिक भारी? ऑप्शन है लोहा, चांदी, निकेल और ऑस्मियम। तो ठीक देखिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑस्मियम। बात करें यहाँ पे ऑस्मियम की, ऑस्मियम का परमाणु संख्या कितना होता है? वो होता है 76, यानी कि 76। अगर आपसे पूछा जाए कि धातु सबसे कम भारी कौन सा है, यानी कि सबसे हल्की धातु कौन सी है, अगर आपसे पूछा जाए तो सबसे हल्की धातु वो है लिथियम। ठीक है, Li, जैसे Li से डिनोट किया जाता है लिथियम, और इसका परमाणु क्रमांक होता है, परमाणु संख्या होता है 3। ठीक है, 3। तो दोनों ही इंपॉर्टेंट है। भारी आपसे पूछा जाए तो वो है ऑस्मियम, और हल्की सबसे पूछी जाए तो वो है लिथियम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दूध और दही के रूप में खट्टा करना इसका एक उदाहरण है। तो दूध को दही के रूप में खट्टा करना इसका एक उदाहरण है। ऑप्शन है साबुनीकरण, पीयन,
किडवन और एष्टीकरण। तो देखिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, किडवन। ठीक है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नांकित विकल्पों में से कौन से रोग यानी कि डिजीज के उपचार में डायलिसिस आवश्यकता पड़ती है। ऑप्शन ए कैंसर, गुर्दे की खराबी, गठिया और दृष्टिवैषम्य। तो देखिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, गुर्दे की खराबी। ठीक है, जब गुर्दे खराब हो जाते हैं तो ये डायलिसिस की प्रक्रिया अपनाई जाती है रक्त शोधन के लिए। ठीक है, डायलिसिस जो कि एक कृत्रिम प्रक्रिया है रक्त शोधन की। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी गैस जल में विलीन होने पर उसे अम्लीय बना देती है। तो कौन सी गैस जल में विलीन होने पर उसे अम्लीय बना देती है, वो है कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर हम बात करें क्षारीय कौन सी गैस बना देती है, तो वो है यानी कि जब जल में हाइड्रोजन की सांद्रता बढ़ती है तब जल क्षारीय हो जाता है। ये तो मैंने अम्लीय पूछा, अम्लीय हो जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड विलीन होने से जल में विलीन होने पर यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड जब जल में विलीन होता है तो वो अम्लीय बना देता है। अगर यही हाइड्रोजन की सांद्रता अगर बढ़ जाती है तो जल क्षारीय हो जाता है। ये दोनों ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अगर हाइड्रोजन की सांद्रता बढ़ जाए तो क्षारीय हो जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड जल में विलीन हो जाए तो अम्लीय बना देता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अम्ल। यहाँ पे फिल करना है आपको, ब्लैंक्स दिए हुए हैं दो। कौन सा पेपर को लिटमस को किस रंग में बदल देता है। लिटमस पेपर, ऑप्शन है लाल लिटमस पेपर को नीला में बदल देता है, हरा जो रंग है लिटमस पेपर को पीला में बदल देता है। इसी तरह 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। देखिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अम्ल जो है नीला लिटमस को लाल में बदल देता है। ठीक है, यहाँ पे नीला होगा और यहाँ पे लाल होगा। ठीक है, तो जो अम्ल है नीला लिटमस को लाल में बदल देता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर हम बात करें अम्ल की, तो देखिए किसी भी विलयन का पीएच मान जो होता है, पीएच मान 7 से अगर कम होता है तो वो होता है अम्लीय। ठीक है, 7 से अगर ज़्यादा होगा पीएच मान तो वो होता है क्षारीय। अगर इक्वल होगा यानी कि 7 के बराबर होगा तो वो होता है उदासीन। तो ये तीनों ही इम्पोर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है पीएच वैल्यू को लेकर। तो जब पीएच वैल्यू 7 से कम होता है तो वह विलयन अम्लीय होता है, 7 से ज़्यादा होता है तो क्षारीय और 7 होता है तो उदासीन होता है। तीनों ही इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, ठोस से गैस में बदलने की क्रिया को क्या कहते हैं। तो ठोस से गैस में बदलने की क्रिया को क्या कहते हैं, तो ऊर्ध्वपातन। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे हुआ क्या है, देखिए एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूँ। इसका अच्छा एग्जाम्पल है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है कपूर। ठीक है, कपूर को अगर आप जलाएंगे यानी कि गर्म करेंगे तो ये डायरेक्टली ठोस से वाष्प में यानी कि गैस में बदल जाता है। अगर इसका अपोजिट अगर हम बात करें बर्फ़ की, बर्फ़ को अगर आप जलाएंगे या फिर गर्म करेंगे तो पहले वह लिक्विड फॉर्म में आएगा, फिर उसके बाद वह जलेगा यानी कि गर्म होगा तो फिर वाष्प में यानी कि गैस के रूप में होगा। तो वो ऊर्ध्वपातन की विधि नहीं है। ठीक है, कपूर जो है ये एक ऐसा ठोस यहाँ पे है, कपूर जिसको जलाने पर यानी कि गर्म करने पर ये डायरेक्टली ठोस से गैस में बदल जाता है। तो ये एक ऊर्ध्वपातन की क्रिया है। ठीक है, चलिए आज का हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है इसका आंसर आपको हमें कमेंट में देना है। चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी पर आने में कितना समय लगता है। क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा, मैंने पूछा है चंद्रमा के प्रकाश को। ठीक है, चंद्रमा का खुद का प्रकाश नहीं होता है, जो सूर्य से प्रकाश जाती है चंद्रमा पे वो रिफ्लेक्ट होकर पृथ्वी पे आती है। तो वो मैंने पूछा है कि चंद्रमा से पृथ्वी पर आने में प्रकाश कितना समय लगता है। ठीक है, इसका आंसर आप हमें कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। साथ ही साथ अगर आपको क्वेश्चन हेल्पफुल लगा हो, क्वेश्चन से आपने कुछ सीखा हो तो वीडियो को ज़रूर से लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में ज़्यादा शेयर करिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा और सब्सक्राइब के बगल में जो बेल आइकन का निशान यानी घंटे का, उसे भी क्लिक करके ऑल पर इनेबल कर लीजिए ताकि जब भी हम कोई अगली वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। अगर आपको इन सभी क्वेश्चंस का PDF प्राप्त करना है तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। ठीक है, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। हैव अ नाइस डे।